जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं और हमारी अपनी थिंकिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है, तो हम दूसरे की मैसेज को लें, रिजेक्ट करें, एक अपनी एनर्जी फील्ड क्रिएट होती जाती है। लेकिन बच्चा जितना छोटा होता है, मतलब आत्मा का उस बॉडी के साथ और उस परिवार के साथ अभी अटैचमेंट नहीं हुआ है। जब उतना अटैचमेंट नहीं होता, मीन्स सोल कॉन्शियस है कि आत्मा अभी डिटैच स्थिति में है। जितना डिटैच स्थिति में हम होंगे, उतना वाइब्रेशंस को कैच करने की पावर ज़्यादा होती है। मैं तो उल्टा समझ रहा था। क्या? कि जब बच्चा इतना छोटा है और इतना उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं हुआ है, कहाँ से उसको इतनी जल्दी समझ में आती है? ये समझना नहीं है, महसूस करना, ये फील करना है। जैसे हम जब मेडिटेशन करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे प्रैक्टिस करते हैं डिटैचमेंट की, डिटैचमेंट मीन सोल कॉन्शियस के, बहुत ज़्यादा बातों में उलझना नहीं है, तो ये जो माइंड है उसका क्लटर जो है, आवाज़ जो है यहाँ सोच के, वो कम होने लगती है, साइलेंट होने लगता है। जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, आपको सामने वाले की वाइब्रेशन जल्दी कैच कर सकते हैं। जैसे हम संत आत्माओं के पास जाते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, मन में हमारी जो बात होती है, हम उनके पास जाकर बैठते हैं, हम अभी बोलते नहीं हैं, लेकिन वो जवाब देना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। कैसे? क्योंकि उनका माइंड साइलेंट है, बिकॉज लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ तपस्या, तो वो मन साइलेंट है। साइलेंट माइंड, हमें लगता है ये कोई मैजिक है कि ये महात्मा जी ने हमारा मन रीड कर लिया। ये कोई भी कर सकता है। जिसका माइंड साइलेंट होता जाएगा, उसके सामने जब सामने एक और मन आएगा, आत्मा आएगी, वो उसकी वाइब्रेशंस को कैच कर सकता है। अब एक है सिर्फ वाइब्रेशंस को फील करना, और दूसरा है जिन्होंने इतने साल की तपस्या की है, वो वाइब्रेशंस को स्पेसिफिकली समझ भी जाते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है, और वो आंसर देना शुरू करते हैं या आशीर्वाद उस हिसाब से देते हैं। अब बच्चा, जिसको कहेंगे ना बच्चा भी महात्मा का रूप है, क्यों? सेम लेवल ऑफ प्योरिटी, सेम लेवल ऑफ इनोसेंस, सेम लेवल ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। तो एक छोटा बच्चा अभी अटैच्ड नहीं है, उसके यहाँ कोई क्लटर नहीं है, नॉइज़ नहीं है, उसकी अपनी बहुत ज़्यादा सोच नहीं है। एक बच्चे की क्या सोच चलती है? सिर्फ जब भूख लगती है, प्यास लगती है, यही तो उसकी सोच है। उसकी थिंकिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, ईगो नहीं है, फीलिंग्स अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसका कैचिंग पावर बहुत हाई है। अब ये कैचिंग पावर कब शुरू हो जाएगा? ये कैचिंग पावर तब शुरू हो जाएगा जब आत्मा माँ के गर्भ में प्रवेश कर लेगी। The highest catching power of the soul is when the soul is in the womb of the mother. Really? Highest catching power, क्योंकि बिल्कुल ही डिटैच्ड है ना अभी तो बिल्कुल ही डिटैच्ड है एकदम। इट्स लाइक दिस, इट कैन कैच एवरीथिंग। तो हमें जो ध्यान रखना है, हम कहते हैं हम अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, तो हमें कब से ध्यान रखना शुरू करना है? हमें ध्यान रखना शुरू करना है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, when the soul has just entered the womb, या इवन कहें उससे भी पहले, क्योंकि जो आत्मा आपके घर आने वाली है, उसको अट्रैक्ट भी तो वैसे करना चाहिए, उसको आह्वान भी तो बहुत प्यारी वाइब्रेशन से करना चाहिए ना। स्पिरिचुअली अब हमें समझ में आता है कि कौन सी आत्मा हमारे घर आने वाली है। हमारे घर जो बच्चा आने वाला है, वो एक आत्मा है जिसके साथ हमारा ऑलरेडी एक कार्मिक अकाउंट है, उससे हम पहले मिल चुके हैं। जिसके साथ कार्मिक अकाउंट है, वही आत्मा हमारे घर आएगी। अब पहले से ही हम उस आत्मा को कैसी वाइब्रेशंस भेज सकते हैं? वेलकम एनर्जी। आज कभी कभी क्या होता है कि बहुत लोग स्ट्रेस पेरेंट्स क्रिएट करते हैं, एंजाइटी क्रिएट करते हैं कि क्या हम रियली एक बच्चे को एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे पाएंगे? क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं? क्या हम एक अच्छी लाइफस्टाइल उसको दे पाएंगे? अभी चाहिए भी, मतलब जैसे आपने मुझे खाने पे बुला लिया, right. और सोचने लगे कि हमारे पास क्या इतना आटा है, हाँ. इतनी रोटी है, इतनी सब्जी है, right. क्या उसके लायक हम खाना बना सकेंगे? बिल्कुल इनवाइट भी कर रहे हैं, और साथ साथ एनर्जी कौन सी क्रिएट कर रहे हैं कि आप आ तो रहे हो, लेकिन पता नहीं हमारे पास है कि नहीं आपको सब कुछ देने के लिए। तो अगर आप गेस्ट के रूप में मेरे घर आ रहे हैं एंड मैं ये सारी एनर्जी क्रिएट करूं लैक की जो आपने, या लेकिन लैक की एनर्जी आपको क्या मैसेज देगी?
फिर कभी चले जाते हैं, कभी मन आपको करता ये है ना। वाइब्रेशन आएगा कि ये मैं इधर वेलकम्ड नहीं हूँ, नहीं, मन भी करता है आज कहाँ वहाँ जा रहे हैं हम, फिर कभी चले जाते तो हैं। वो क्यों वो थॉट आ रहा है, जबरदस्ती क्यों जा रहा हूँ? क्यों वो थॉट आ रहा है आपको? क्योंकि आपको वहाँ नहीं से मालूम है कि यहाँ क्या थॉट क्रिएट हो रहा है, लेकिन आपको ये थॉट आना शुरू होगा। ये थॉट क्यों आना शुरू होगा? क्योंकि यहाँ से वो स्ट्रेस की एनर्जी जा रही है। हमें ये ध्यान रखना है, हम एक आत्मा को अपने घर, अपने परिवार में वेलकम कर रहे हैं, तो हर थॉट कैसी होनी चाहिए। तो ये हम हर थॉट जो उस आत्मा के लिए क्रिएट कर रहे हैं, हमें अटेंशन रखना पड़ेगा कि हर थॉट बहुत प्योर एक भी थॉट एंजाइटी की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप आने वाली आत्मा को आने से रोक रहे हैं। एक्चुअली आप चाहते भी हैं आए, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि वी आर नॉट इक्विप्ड फॉर यू। तो कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले को एक अलग मैसेज मिल जाए आने से, और जैसे आपने कहा कि माइंड में आने लगेगा कि मैं फिर शायद जाऊँ ही नहीं। क्यों ऐसा होता है? इसीलिए कहा कहते थे बचपन में छोटी छोटी कहानियों में कि हर बच्चा एक एक अपना अन्न का दाना खुद साथ लेके आता है, अपनी किस्मत साथ लाता है, अपना पैसा साथ लाता है। एक एक चीज जो उसके मुंह में जाने वाली हो वो उसका ऑलरेडी लिखा है, तो तुम चिंता नहीं करो। वेरी ट्रू। क्यों? क्योंकि अब हमें समझ में आता है बच्चा घर आना मतलब कौन घर आना? आत्मा घर आना। आत्मा कहाँ से आ रही है? एक शरीर छोड़ रही है, दूसरा कॉस्ट्यूम ले रही है। जो शरीर वो छोड़ रही है, जिस परिवार को वो छोड़ रही है, वहाँ उसने अपने कर्म और संस्कार ऑलरेडी बनाए हैं। कार्मिक अकाउंट उसने अपने क्रिएट कर चुका है, वो लेकर वो यहाँ आने वाला है। ये हम सबको भी ध्यान रखना है कि हम यहाँ जो सारा दिन कर रहे हैं, एक एक थॉट जो क्रिएट कर रहे हैं, एक एक आत्मा के साथ जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, हमारे कार्मिक अकाउंट और हमारे संस्कार हमारे साथ जाने वाले हैं। जैसे ईयर एंडिंग है, एक साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट डे का ओपनिंग बैलेंस बनता है। एक बच्चा क्लीन स्लेट नहीं है, एक क्लीन आत्मा आ रही है, नहीं, आत्मा के ऊपर बहुत सारी रिकॉर्डिंग के साथ वो आत्मा आ रही है, जो उसके पास्ट कॉस्ट्यूम का क्लोजिंग बैलेंस है, वो ही उसके नेक्स्ट कॉस्ट्यूम का ओपनिंग बैलेंस है। ये हर आत्मा को याद रखना होगा। कई बार हम बहुत सारे ऐसे कर्म करते हैं, कहते देखी जाएगी ना बाद में क्या होता है देखेंगे। कोई भी कर्म इम्प्रिंट करे बिना छूटेगा नहीं, और ये हर आत्मा को ध्यान रखना पड़ेगा। जब हम कोई शरीर छोड़ता है, हम जाते हैं फ्यूनरल पे, तो बहुत आसपास लोग कहते हैं खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, क्या लेकर गए, इतना कमाया, इतना अचीव किया, सब तो छूट गया पीछे। लेकिन दिस इज़ नॉट ट्रू। ना खाली हाथ आते हैं, ना खाली हाथ जाएंगे। हर आत्मा अपने संस्कार और कार्मिक अकाउंट लेकर आई थी, फिर इस जीवन में आकर ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये अचीव किया, परिवार मिला, रिश्ते मिले, टाइम टू लीव। जो कुछ यहाँ अचीव किया था वो यहीं रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी जो कर्म किए, जो संस्कार बनाए, जो कार्मिक अकाउंट क्रिएट किए, वो मुझ आत्मा के साथ साथ जाने वाले हैं। नाउ लुक एट द सोल कमिंग टू द फैमिली। वो आत्मा जो यहाँ फैमिली के पास आ रही है, ये सेट ऑफ पेरेंट्स और इन लॉज, पूरी जो एक फैमिली है जो उस आत्मा का आह्वान कर रहे हैं, उनको पहले ये याद रखना पड़ेगा कि जो आत्मा उनके पास आ रही है वो बहुत कुछ छोड़कर आ रही है, बहुत कुछ छोड़कर आ रही है। वो एक परिवार छोड़कर आ रही है, वो एक शरीर छोड़कर आ रही है, उसने जो कुछ एक्वायर किया अपने जीवन में वो छोड़कर आ रही है। डेथ इज सपोज्ड टू बी अ वेरी पेनफुल प्रोसेस फॉर द सोल। क्यों शरीर छोड़ने के टाइम दर्द होता है? क्योंकि बहुत कुछ आत्मा को छोड़ना पड़ता है। तो जो आत्मा शरीर छोड़ती है, थोड़े तो दर्द में है ही, डेफिनेट है कि उसको तो, किसी को ज़्यादा दर्द होता है, किसी को कम दर्द होता है। किसी ने अगर अपनी जीवन कंप्लीट आयु अच्छी तरह से जी और एकदम हल्के में बिना कोई सफरिंग के शरीर छोड़ा, तो वो आत्मा को दर्द नहीं होता शरीर छोड़ने के टाइम। लेकिन फिर भी परिवार तो छूटा, बहुत कुछ छूटा, तो थोड़ा दर्द है। लेकिन कोई आत्मा अगर सपोज यंग एज में शरीर छोड़ रही है, या एक्सीडेंट में शरीर छोड़ रही है, या उसको अभी बहुत कुछ करना था
और उस स्थिति में वो अभी शरीर छोड़ रही है, तो वो आत्मा दर्द में है. सो वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, द पेरेंट्स विल हैव टू रिमेंबर कि जो बच्चा उनके घर आ रहा है, वी थिंक ओ इट्स लाइक ऑल जॉय एंड हैप्पीनेस जो हमारे पास आ रहा है. आत्मा तो दर्द लेकर आ रही है. हमारा रोल है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस आत्मा को इतना प्यार, इतनी पावर और इतनी वेलकमिंग एनर्जी दें कि जो वो दर्द लेकर आ रही है वो सारा दर्द भी हील हो जाए. लेकिन अगर उसको यहाँ से और दर्द मिले, देन वी आर एडिंग पेन टू पेन. वी कैन नॉट डू दैट. तो इसलिए जैसे आपने कहा कि कोई भी स्ट्रेस, कोई भी एंग्जाइटी, अब ये स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी सिर्फ बच्चे के प्रति नहीं, लेकिन अपने जीवन में, आपके जीवन में अगर कोई भी स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, आप नई फैमिली में शादी करके अभी 1 साल ही हुआ आए हैं, आपका रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस है, आपकी कोई हेल्थ का स्ट्रेस है, वो सारा स्ट्रेस उस मदर जो अभी उस आत्मा का आह्वान कर रहे है, द मदर, दैट सोल कैन नॉट अफोर्ड टू हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस. कैन नॉट. कोई भी फियर, कोई भी इनसिक्योरिटी, कोई भी दर्द, वो मदर जो है, वो आत्मा कैन नॉट अफोर्ड टू हैव, क्योंकि उसकी वाइब्रेशंस का डायरेक्ट प्रभाव उस आत्मा पर पड़ेगा जो उस वूम्ब में आने वाली है. बाकी जो पूरी फैमिली है उनका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन मदर का प्रभाव डायरेक्टली पड़ता है. इसलिए आप देखो, पहले कहा करते थे ना, अच्छी पिक्चर देखो, फ़ोटो अच्छी लगाओ सामने, कुछ अच्छा पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ग्रंथ पढ़ो. क्यों पढ़ो? ताकि आपकी सोच कैसी होनी चाहिए ऐसे समय पर. आपकी एक एक थॉट बड़ी प्योर और पावरफुल होनी चाहिए. कांट अफोर्ड टू क्रिएट पेन एंड एंग्जाइटी. जस्ट द अदर डे आई मेट समबडी कि जब when the baby was about to be born, during the pregnancy, that lady, वो जो मदर है, उनकी मदर को कैंसर था. ठीक है. तो उसका वो पूरा पीरियड, 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी एंड फिर बच्चा पैदा होने के बाद भी वो 1, 1.5, 2 साल कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी में था, बिकॉज हर मदर वॉज इन द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर. तो हॉस्पिटल आना जाना, पेन, स्ट्रेस, फियर के क्या होगा. आज वो बच्चा 18 साल का है, लेकिन आज भी वो बच्चे के अंदर फियर एंड इनसिक्योरिटी बहुत प्रिडोमिनेंट इमोशन है. बहुत प्रिडोमिनेंट इमोशन है. क्यों? क्योंकि वो इमोशन उसको कहाँ से मिला? उस मदर से मिला. जब वो बच्चा एकदम डिटैच स्थिति में था और वो अपनी माँ की वाइब्रेशंस कंप्लीटली कैच कर सकता था. तो ये हमें आज कोई नहीं बता रहा है. हमें कह रहे हैं अच्छा खाओ, अच्छी एक्सरसाइज करो, योगा करो, ताकि आपके आने वाले बच्चे पर उसका प्रभाव पड़ेगा. लेकिन अच्छा सोचो, एंड सिर्फ बच्चे के लिए अच्छा सोचो नहीं, ओवरऑल अच्छा सोचो, क्योंकि आपकी सोच आपके बच्चे की सोच बनने वाली है. इस तरह का मैंने केस देखा है. इतना स्ट्रेस लेके आते हैं पेरेंट्स, इतना स्ट्रेस लेकर आते हैं, और बच्चा कभी, वही बच्चा जो पानी से में नाचता था, डांस करता था, खेलता था, वो पानी से डर रहा है. वही बच्चा जो मतलब खेलना चाहता था, उससे डर रहा है. बच्चा श्रिंक, मतलब अंदर एक वो होने लग गया. तो दुनिया की ये लोग तावीज़ें बांधने लग गए. फलाने के पास जाओ, वो बोलता है तुम्हारे घर में किसी ने नज़र लगवा दी. वो बोलता है नहीं, कोई जल के कुछ कर दिया. नहीं, कोई बोलता मैं इसका ये उतरवाऊंगा, कोई ब्लैक मैजिक कर दिया. अरे कहाँ पहुंच रहे हैं आप? यहाँ अपना आप को तो देखो. पेरेंट की इंटेंशन बहुत अच्छी है कि हम अपने बच्चे को बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन बेस्ट इंटेंशन बेस्ट एनर्जी के साथ भी तो आने वाली है ना. अगर आप बेस्ट देना चाहते हैं, लेकिन बेस्ट देने में आप स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, ये हुआ कि नहीं, ऐसा किया कि नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, तो उसको वाइब्रेशन तो स्ट्रेस की मिल रही है. और अगर ये सोचे कि बेस्ट देने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो वो तो फिर रिजेक्शन की एनर्जी मिल रही है. एक बहुत जो हमें इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि जब वो आत्मा प्रवेश कर चुकी है, द सोल इज इन द वूम्ब ऑफ द मदर, हम कोई ऐसी थॉट ना क्रिएट करें, कोई एक सिंगल ऐसी थॉट ना क्रिएट करें जो आत्मा को रिजेक्शन की एनर्जी मिले. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि लाइफ टाइम लग जाता है किसी की रिजेक्शन को हील करने में.
आप हर्ट को हील कर सकते हो, एंगर को हील कर सकते हो, जेलेसी को हील कर सकते हो। रिजेक्शन का संस्कार बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। एंड कई बार क्या होता है, आत्मा अपने पिछले जन्म से अगर कहीं रिजेक्टेड हुई, कहीं ऐसा कुछ उसने फेस किया अपने रिश्तों में, तो वो रिजेक्शन का संस्कार कैरी कर रहे हैं ऑलरेडी। अगर उसको नए कॉस्ट्यूम में आकर भी एक थॉट भी रिजेक्शन का मिला, तो वो बहुत जल्दी वो संस्कार रीइंफोर्स हो जाएगा। आज क्या होता है घर में, मजाक में, नेचुरल के लेबल के अंडर कि ऐसी बातें करना तो नेचुरल है ना, कि आपको लड़का चाहिए या लड़की चाहिए, लड़की होनी चाहिए या लड़का होना चाहिए। अच्छा, नाम भी फिक्स करेंगे, लड़की होगी, नाम ऐसे होंगे, कपड़े वैसे ही खरीद के लाएंगे, तैयारी वैसे ही शुरू कर देंगे। तो आप ऑलरेडी जो एक क्रिएट कर रहे हैं वो है कि लड़की होगी। एवरी टाइम वी हैव सीन कि जो बच्चा पैदा हो जाता है तो पेरेंट्स आर फाइन कि लड़का हो या लड़की हो, इट्स ओके, उसके बाद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन वो जो पहले के थॉट्स क्रिएट किए कि लड़की होनी चाहिए, हमें तो लड़की चाहिए, हमें तो लड़की चाहिए। अब अगर वूम के अंदर लड़का है और आप ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि लड़की होनी चाहिए, तो उस सोल को क्या वाइब्रेशन मिलने वाला है? कि किसी और को बुलाने वाले थे और मुझे बुला लिया। ये बहुत डीप, ये जो जेंडर स्पेसिफिक कॉन्वर्सेशन। बात, मेरे पास कोई आया रात को एक दिन, बहुत क्लोज फ्रेंड, बोले आपके हाथ जोड़ते हैं, बड़ी परेशानी में है। तो मैंने बोला हुआ कि आपको? बोले कल हमने किसी को चीफ गेस्ट बुलाया था, रात को बोलता है नहीं आ रहा हूँ, अब आप कल आप आ जाइए। तो मैंने बोला कल मैं आऊँ क्या, मतलब फालतू बैठा हूँ? मतलब कोई नहीं मिला तो मैं आ जाऊँ? मतलब ये भी एक लगा मुझे इतना कि मुझे आज अगर मेरी जरूरत थी तो मुझे पहले आप बुलाते 15 दिन पहले। मतलब उसका रिप्लेसमेंट मैं हूँ, मतलब मैं सेकेंडरी हूँ। मतलब तो ये फील होता है ना, हुआ ना। हाँ होता है। मैंने फिर भी कहा ठीक है तू दोस्त है, मैं तेरे लिए आ रहा हूँ, लेकिन ये क्या है? लेकिन ये फील होता है ना। अब ये सोचो कि वो आत्मा कितना कैच, तो रिजेक्शन कितना बुरा होता है, और वो भी किस स्थिति में, जब आप कंप्लीटली 100% सोल कॉन्शियस है। अभी जैसे आपने कहा, उन्होंने ऐसे बुलाया, आपको हर्ट भी हुआ, लेकिन फिर उसके बाद आपने अपनी लॉजिक भी यूज़ किया, अंडरस्टैंडिंग भी यूज़ की एंड कहा आई डोंट लाइक इट बट ओके आई विल डू इट फॉर यू। बच्चा ये सब नहीं कर सकता, आत्मा ये सब नहीं करेगी, वो सिर्फ वाइब्रेशन को कैच करेगी। तो मजाक में भी, या कहें कि कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी, ये कॉन्वर्सेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ध्यान रहे कोई सुन रहा है, कोई सुन रहा है और उसको आप राइट मैसेज नहीं दे रहे हैं। भले कहते हैं कि ये भी कहेंगे कि मुझे चाहिए तो लड़की, लेकिन फिर फाइनली लड़का हो या लड़की हो कोई बात नहीं, दोनों फाइन, लेकिन चाहिए तो लड़की ना, या चाहिए तो लड़का ना। तो वो तो बात अक्सर तो प्रेफरेंस भी नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली करते हैं, अब चलो एक बेटा हो गया एक बेटी चाहिए, चलो बेटी होगी बेटा चाहिए, मतलब तो एक पेयर हो जाएगा, मतलब ये तो नॉर्मली ये नॉर्मल, ये जो नॉर्मल के लेबल के अंदर बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हो रही है, इस कॉन्वर्सेशन को चेंज करना है। वो आत्मा सुन रही है, आपकी सोच को कैच कर रही है, वो ये सुन रही है कि ये पूरी फैमिली बैठकर बोल रही है कि लड़की होनी चाहिए और मैं लड़का हूँ। ये बहुत डीप रिजेक्शन है। ये हमें लगता है कि नहीं, ये किसको पता चलने वाला है। तो हमें सिर्फ एक ही थॉट क्रिएट करना है कि हमें एक हेल्दी हैप्पी चाइल्ड चाहिए। हेल्दी हैप्पी चाइल्ड, दैट शुड बी दी ओनली क्राइटेरिया, दी ओनली क्राइटेरिया। ताकि आप कॉन्स्टेंटली उस आत्मा को भी मैसेज क्या दे रहे हैं, आपको कैसे आना है हमारे यहाँ, आपको हेल्दी और हैप्पी। अगर ये भी हम थॉट क्रिएट करें, हेल्दी होगा या नहीं, पूरा ठीक होगा या नहीं, सब ठीक होगा ना, वेट अच्छा होगा ना, कमज़ोर तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो जैसे हमारी हर थॉट का असर हमारे शरीर पर पड़ता है, अब तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि हमारे पास हमारा मन, हमारा शरीर, फिर हमारे पास हमारे अंदर एक और मन और एक और शरीर, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई ना। तो जैसे हमारी हर थॉट का असर हमारे शरीर पर पड़ता है, अब हमारी हर थॉट का असर वो वूम्ब में आत्मा पर पड़ रहा है और उस आत्मा के बनते हुए शरीर पर पड़ रहा है। वो शरीर तो अभी बन रहा है, ये शरीर तो रेडी है,
इस रेडी शरीर पर भी इतना प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो शरीर डेवलप हो रहा है, कितना अच्छा है कि अगर हम उस शरीर को अच्छे अच्छे मैसेज दे रोज़, अगर हम रोज़ उसको मैसेज दें, आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग होगा, आपके लंग्स बहुत हेल्दी होंगे, आपका एक ये बहुत अच्छा होगा, आपका ऐसा होगा। तो हम उस शरीर को जो डेवलप हो रहा है, हम उसको कितने अच्छे वाइब्रेशन दे रहे हैं। लेकिन अगर हम स्ट्रेस क्रिएट करें, होगा नहीं होगा, पिछली बार तो ये प्रॉब्लम आ गई थी, वो मेरी फ्रेंड है उसको तो ये प्रॉब्लम आ गई थी, मुझे तो नहीं ऐसी आएगी, मेरे बचपन में ये प्रॉब्लम आई थी। नहीं, कौन सी तारीख को पैदा होगा, ये अगर एक दिन इधर का उधर ना हो जाए, ये वाली स्थिति, ये मतलब ज़ोडिएक जो भी साइन ये ना आ साइन जाए, रॉन्ग है, ये नक्षत्र टाइमिंग रॉन्ग है, मेरे हिसाब से कितने महीने हो गए काउंट कर, क्या क्या टेंशन लोग लेते हैं दुनिया ये में। एक थॉट उस टाइम पे ऑपरेशन करवाते हैं कि ये टाइम पे इतने बज के इतने सेकंड में बच्चा बाहर आ जाए। अभी देखो इसके पीछे भी क्या थॉट है कि बच्चे का भाग्य कैसा होना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम बच्चे का भाग्य यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि अगर ये टाइम पे, ये डेट पे, ऐसे समय पर ऐसा होगा तो उसका भाग्य ऐसा होगा। अब हमें समझ में आता है थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, एक्शन, पर्सनालिटी, डेस्टिनी। तो थॉट से डेस्टिनी बनने वाली है उस बच्चे की। तो अगर उस बच्चे की थॉट्स से उसकी डेस्टिनी बनने वाली है, तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस पर रखना चाहिए कि उस बच्चे की थॉट्स कैसी हैं। अभी राइट फ्रॉम जब वो बच्चा वूम्ब में है, उस बच्चे की एनर्जी, माँ की जो थॉट है वो बच्चे की थॉट होगी। अभी जो स्टडी चल रही है, स्पिरिचुअली भी नहीं, साइंटिफिकली, ये तो हमें स्पिरिचुअली समझ में आता है कि आत्मा का आत्मा पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ने वाला है। साइंटिफिक जो स्टडी चल रही है और साइंस जो आज कहती है, वो ये नहीं कहते हैं कि आत्मा का आत्मा पर प्रभाव पड़ने वाला है, वो ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं, जो एग्जैक्ट लाइन है वो कहते हैं, एज विल बी द इमोशंस ऑफ द मदर, सो विल बी द इमोशंस ऑफ द चाइल्ड। जो मदर की इमोशन या फीलिंग है, वो ही उस बच्चे की इमोशन और फीलिंग बनने वाली है। वो ये भी नहीं कहते उसका प्रभाव बच्चे के इमोशन और फीलिंग पे पड़ेगा, कहते वो ही। यहाँ तक कहेंगे इफ मदर डर में है, बच्चा भी डर में होगा, मदर गुस्से में है, बच्चा भी गुस्से में होगा। विच मीन्स कि इनिशियली आप जो क्रिएट कर रहे हैं, वो एक्चुअली अपने इमोशंस की फोटोकॉपी क्रिएट कर रहे हैं। वैसे हमारे घर पे डॉक्टर ने बोला, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, डॉक्टर बता ये हुआ वो बोलो, मैं बच्चों को नहीं देखूंगा, व्हाटएवर तुम जो हो वो बच्चा है। अब ये डॉक्टर है ना, हाँ, मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस है ना, तो ये हमें कितनी अच्छी लाइन है, जो तुम हो वो बच्चा है। तो अगर बच्चे को कोई तकलीफ हो रही है तो आप हैं, तो आपको अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी बस। यस, एंड दिस इज राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ जब वो बच्चा वूम्ब में है, राइट फ्रॉम दैट टाइम हमारे हाथ में, उस पेरेंट के हाथ में एक बच्चे की सेहत और बच्चे का भाग्य उनके हाथ में है। वो जीवन भर उस बच्चे के अच्छे भाग्य के लिए मेहनत करने वाले हैं। और कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन मेहनत भी करने वाले हैं। लेकिन क्यों ना हम वो मेहनत अभी से करनी शुरू करें, और वो मेहनत बाहर नहीं, सिर्फ सबसे ज़्यादा मेहनत हमें अपनी हर थॉट पे करनी पड़ेगी। अपनी सोच को बदलना, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सुबह सुबह उठकर अखबार पढ़ते हैं, अब हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि अंदर कोई है जो डायरेक्टली उसको रिसीव करने वाला है। हमारे ऊपर अखबार का असर पड़ता है, मीडिया का असर पड़ता है, नेगेटिव इमोशंस का असर पड़ता है, लेकिन राइट नाउ हमारे पास एक आत्मा है जो डायरेक्टली कंज्यूम करने वाली है। तो हम सुबह सुबह उठकर वायलेंस, टेरर, पेन, ये इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते हैं, वी कैन नॉट। तो हर मदर को, इनफैक्ट उस कपल को, उस जोड़े को, पेरेंट्स को इकट्ठे मिलकर अपनी लाइफस्टाइल में ये थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा कि सुबह सुबह कुछ प्योर एंड पावरफुल, पॉजिटिव इकट्ठे बैठकर पढ़ना है। इकट्ठे बैठकर अगर मेडिटेशन करें, हर कपल इकट्ठे बैठकर सुबह सुबह मेडिटेशन करें कि आज हम पूरा दिन पीसफुल रहेंगे, आज हम पूरा दिन लाइट और हल्के पेशेंट रहेंगे, क्योंकि हमारी थॉट्स
हमारे बच्चे की थॉट्स क्रिएट हो रही है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हर रोज़ वो ये वाइब्रेशन क्रिएट करे कि परमात्मा से हमें पावर मिल रही है और हमारे से वो पावर उस बच्चे को जा रही है, तो वो अभी से उस बच्चे को एक बहुत प्यारी एनर्जी के साथ प्रोटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। किसी और की नज़र बच्चे को नहीं लगती है। सबसे ज़्यादा नज़र किसकी लगती है? पेरेंट्स की और आसपास के बड़ों की लगती है। तो पेरेंट्स और आसपास के बड़ों को ध्यान रखना है कि हमारी नज़र, और हमारी नज़र मतलब हमारी हर सोच बड़ी क्लीन और प्योर हो, क्योंकि उसी से बच्चे की खुशी और सेहत डिसाइड हो रही है। इसलिए तो खाना भी खाने के लिए बोलते हैं ना, बच्चे को अपने हाथ से खिलाओ, अपने हाथ से बनाओ, क्योंकि जो माँ प्यार से खिलाएगी, प्यार से बनाएगी, इसलिए तो वाइब्रेशन सारी वाइब्रेशन असर करती है।